साथियों नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान में अपने दूसरे पार्ट स्वतंत्रता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने स्वतंत्रता के बारे में उसके अर्थ को समझा और स्वतंत्रता के जो आदर्श रहे नेल्सन मंडेला और सान सू की के जो स्वतंत्रता संबंधी संघर्ष और उनकी पुस्तक में जो उनके विचार व्यक्त किए गए थे उनके बारे में अध्ययन किया गया। आज हम कुछ प्रतिबंधों के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन वह एक स्वतंत्रता के केवल एक सामान्य पहलू होता है। यदि उन पर कुछ नियम और प्रतिबंधों के साथ हो तो वह स्वतंत्रता एक उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता होती है। तो कुछ प्रतिबंधों के स्रोत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर यदि प्रतिबंध लगाना है तो एक प्रभुत्व शक्ति से माध्यम से और बाहरी नियंत्रण के माध्यम से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिणी अफ्रीका में जो रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए थे। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिक को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम भी मानी गई है। क्या कह रहे हैं? ये प्रतिबंधों की आवश्यकता इसलिए रहती है ताकि कुछ जो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों के माध्यम से, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था जो आंदोलन था, तो उनकी ऐसी व्यवस्था थी, इसके ऊपर भी लगाम होनी चाहिए। तो कहते सरकार कोई न कोई जरूरत हो सकती है। इसलिए लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण बना रहे, इसके लिए कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। जैसे सरकार के जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए प्रतिबंध ऐसा ही है कि उनको चुनकर भेजने वाली जनता है, इसलिए वो जनता के उनके कल्याण के लिए, उनको अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वो कार्य करेंगे। यदि नहीं करेगी तो फिर वो जनता उनको अपने मताधिकार के द्वारा उनको हटा सकती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी जाती है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। समाज की असमानता के कारण भी समाज स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसा कि जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में हम देखते हैं कुछ जाति के लोग एक दूसरे की जाति के प्रति ऐसे कुछ प्रतिबंध और समाज के अंदर कुछ प्रतिबंध रखते हैं, ताकि वह उन प्रतिबंध का अर्थ हो गया नियम रखते हैं। उन नियमों के आधार पर वह अपनी जाति व्यवस्था में या समाज के अंदर एक दूसरे का कार्य में हाथ सहयोग भी करते हैं, बटाते भी हैं। समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। क्या कहा है कि यदि समाज के अंदर अत्यधिक आर्थिक असमानता है तो भी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे सारे जो प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाते हैं। समाज के अंदर जो कुछ नियम बनते हैं, समाज में हम देखते हैं कि समाज के द्वारा कुछ कार्य करने पर ऐसे कुछ प्रतिरोध या प्रतिबंध लगाए जाते हैं या दंड दिया जाता है। तो ऐसे जो प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भी समय समय पर ध्यान दिलाया है। ऐसे ही एक यहाँ प्रश्न के रूप में कि भाई लड़के और लड़कियों को ये तय करने की आज़ादी होनी चाहिए वे किससे शादी करें, तो इसके मामले में कुछ अभिभावक को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे जो प्रतिबंध हैं ये समाज के अंदर हम देखते हैं, तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? ये प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध क्यों होते हैं इसको भी जानना जरूरी है। तो इसको जानेंगे तब समझ में आएगा कि समाज में ऐसी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता जरूरी होती है। इसलिए समाज और सरकार समय समय पर
और कुछ ऐसे प्रतिबंध और या नियम या कानून लाती हैं और लगाती हैं। हम ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। यदि उस पर अंकुश नहीं होगा समाज में, तो समाज का हर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को दिखाते हुए और समाज की पूरी व्यवस्था को ही गर्त में डाल देगा और लोगों के बीच में मतांतर हो सकते हैं। उसके बाद में एक दूसरे के जो कहते हैं ना विचारों में जो अंतर होता है, मतों के अंदर अंतर होता है, वो मतांतरों के कारण उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराहट हो जाएगी और वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में हो जाएंगे। समाज में असहमति उभरने लगेगी जो कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में दिखाई देगी और इसके छोटे बड़े जो कारण हम देखते हैं कि हम चारों और छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग की जगह के लिए झगड़ा, जमीन और मकान के लिए झगड़ा, खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे ऐसे कई समय जगहों पर हमने संघर्ष, हिंसा और जनहानि का देखी है। और ये क्यों है? क्योंकि उन पर प्रतिबद्धता नहीं होने के कारण से वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को आड़ में और स्वतंत्रता को दिखाते हुए ऐसी हिंसा और संघर्ष करने लग जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई अपना जरूरी होता है। क्या होता है जरूरी? प्रतिबंध जरूरी होता है। तब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम हो जाएंगे। क्या कहा कि हम यदि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, अपने विचारों को दूसरे के ऊपर नहीं थोपेंगे, तो हम आज़ादी के कुछ जो न्यूनतम प्रतिबंध हैं, उन न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ अपने आप को भी एक दूसरे के साथ रहने में सक्षम हो सकेंगे। आदर्श के रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने जीवन और अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। मतलब अपना जीवन जो है वो एक मुक्त समाज में, एक मुक्त समाज के अंदर अपने विचारों को रखने के लिए, अपने जीने के तरीकों को विकसित करने के लिए और इच्छाओं को जो होती है उन इच्छाओं का पालन करने के लिए समर्थ होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति हो तो वह एक समाज में आदर्श के रूप में स्थापित होंगे। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार: यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग भर दे। उन्होंने बताया कि क्रांति में यदि हम विचारों के अंदर क्रांति चाहते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, एक आदर्श को स्थापित करना होगा जो हमारे सामने जीवन में एक उमंग स्थापित कर दे। ऐसा एक आदर्श सोचना होगा। यह आदर्श स्वतंत्रता का होगा। स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ देते, बहुत सारे यानी व्यक्तिगत अपने वैचारिक स्वतंत्रता भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया गुजर रही है। स्वतंत्रता से आशय है कि सर्वांगीण स्वतंत्रता जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर गरीब की हो, स्त्री पुरुष की हो, सभी लोगों और सभी वर्गों की हो, उनको स्वतंत्रता कहा गया है। इस स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक सहिष्णुता का सर्वनाश भी हो, वो स्वतंत्रता है। यह एक आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को स्वप्न से हल्का लग सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में केवल यही आदर्श की आत्मा की भूख मिटा सकता है और ऐसी ही स्वतंत्रता चाहिए। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर के अंदर एक छात्र सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में अध्यक्ष भाषण में ऐसा कहा गया कि ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम ये जरूरी है कि, क्या कह रहा है, समाज के निर्माण के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है।
लेकिन जरूरी है कि हम अपने विचार, विश्वास और मतों के अंतर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। हम विचारों, आदर्शों और अपने मत के बीच में जो अंतर हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें। कई बार लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई है, इसलिए मैं इनकी बात का विरोध करूं। लेकिन जो हमारे विचारों को खारिज करे या उनसे अलग राय रखते हैं, हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य और अवांछनीय लग सकते हैं। क्या कहा? ऐसा होने पर कई बार हमें अगले की जो विचार होगी, जीवन शैली होगी, हमें अच्छी नहीं लगेगी, स्वीकार नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरों पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और विवाद हो सके। यानी इसमें यह बताया कि जब कभी हम अपनी बात नहीं मानी जाती है तो हम कई बार उनकी बात, उनके विचारों और उनकी जीवन शैली को स्वीकार नहीं करते हैं और उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। ऐसे में समाज छिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए कहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसे कुछ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिसके कारण से ये सुनिश्चित हो जाए कि एक समूह के विचारों को दूसरों पर आरोपित किए बिना ही आपस में चर्चा हो जाए, उनमें वाद विवाद की बात हो जाए, ऐसा एक स्पष्ट होकर एक मत हो जाए। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी समाज सबको एक साथ बांधने की बात कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचने के लिए कानून के संरक्षण की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या कह रहे हैं? ऐसे समय में जब समाज द्वारा एक रूप बनाने के लिए बाध्य किया जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए और संरक्षण के लिए कानून की भी सहायता ले लेता है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं है। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि यहाँ जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अंदर कुछ प्रतिबंधों की, तो हमें ये भी ध्यान करना होगा कि कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, कौन सा औचित्यपूर्ण है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य स्थापित होने चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, जिससे कि कुछ इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगना चाहिए और कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, ये स्पष्ट हो जाए। अगला आता है हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभाव तरीके से उठाया। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसको एक हानि का सिद्धांत कहा गया। आइए मिल के उसी कथन और उन्हीं शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। उदारवाद। जब हम कहते हैं कि माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वह बड़े सहनशील व्यक्ति हैं, और एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशील के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से सहमत हो तब भी उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि हमें केंद्र बिंदु व्यक्ति हैं। क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई हम उदारवादी व्यक्ति को देखते हैं तो लगते हैं बहुत बड़े अच्छे सहनशील व्यक्ति हैं, और उनको सहनशीलता के साथ ही जोड़कर जब देखा जाता है तो कई बार देखते हैं कि विचार और विश्वास उनके साथ जुड़े हुए लगते हैं। तो कहते हैं कि उदारवाद है वो एक केवल आधुनिक विचारधारा नहीं है, केवल सहिष्णुता का समर्थन करने वाली नहीं है, उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है और व्यक्ति के प्रति उसकी उदारता होती है, और उस उदारता के कारण ही वह उदारवाद के स्वरूप में खड़ा होता है। उदारवाद के लिए परिवार
समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का होना का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। यानी उदारवाद के अंदर परिवार, समाज, समुदाय ऐसी इकाइयाँ अपने आप में होना जरूरी नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। यानी परिवार, समाज और समुदाय को जब व्यक्ति अपने आप में महत्व देता है तो ही उसका महत्व है। उदारवादी ऐसा कहते हैं। किसी से विवाह कर लेने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। उदारवादी जो हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समानता और अन्य जो जितने भी राजनीतिक मूल्य सिद्धांत हैं उनसे ज़्यादा महत्व देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह में की नज़र से देखते हैं, क्योंकि राजनीति द्वारा भी कुछ जो अंकुश लगाए जाते हैं वो उदारवादी लोग इस पर उनको संदेह से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। हालांकि वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकारते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों की जरूरत है। क्या कहा? तो उदारवाद है वो केवल मतलब मुक्त बाजार, यानी किसी भी प्रकार का बाजार में प्रतिबंध या उन पर कोई भी कर इत्यादि की व्यवस्था न हो, और न्यूनतम राज्य की न्यूनतम भूमिका, यानी इस बाजार के अंदर राज्य की जो भूमिका है वो केवल एक मार्गदर्शक के रूप में हो सकती है, न्यूनतम भूमिका के रूप में होना चाहिए। इस बात का पक्षधर है उदारवाद। लेकिन ये भी चाहता है कि उदारवाद की राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने वाली भूमिका होनी चाहिए। ऐसा उदारवाद वालों का मानना है। सभ्य समाज से उनका मतलब है कि जिस समाज में कानून का राज नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किस प्रकार हो सकता है। सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। कह रहे कि ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई हस्तक्षेप करता है तो उसकी आत्मरक्षा के लिए है। इसलिए वह किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ जब कोई वो औचित्यपूर्ण उसमें भागीदारी निभाता है तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसको हानि से बचाना होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वसंबंध, संबद्ध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबंध किसे कहा है? जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़े, जिनका प्रभाव कुछ कार्य करने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव पड़े उनको स्वसंबंध कहा है। जबकि पर संबंध कार्य वे जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। ऐसा कार्य जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालता है वो पर संबंध कहलाता है। मिल का तर्क है स्वसंबंध संबद्ध कार्य निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। स्वसंबंध में क्या कहते हैं कि राज्य या किसी बाहरी सत्ता द्वारा व्यक्ति के कार्य में और निर्णय में हस्तक्षेप नहीं हो। आसान शब्दों में कहिए तो स्वसंबंध संबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जाए कि ये मेरा है, मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन कहेगा। अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को भी कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे हैं जिनके द्वारा कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। अर्थात स्वसंबंध का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से जैसा चाहता है वैसा उसके मन में आता है वैसा वो कार्य करे। उस कार्य का प्रभाव वह दूसरों पर नहीं होगा, वह दूसरों पर असर नहीं डालेगा, बाकी लोगों को भी कुछ भी हानि नहीं होगी, उसको बाहरी कोई उस पर कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, वह स्वसंबद्ध कहलाएगा।
और पर संबंध वो कहलाएगा जो कार्य होने पर दूसरों पर भी वो प्रभाव डालेगा, दूसरों की गतिविधियों में भी वो दखल अंदाजी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उस पर किसी न किसी बाहरी सत्ता का अधिकार रहेगा। तो इन सब से बचाए स्वतंत्रता, ऐसे इसको पर संबंध कहा गया है। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो दूसरों पर असर डालता है, दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। तो राज्य किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य को भी वो रोकने का उनको अधिकार है। किनको? राज्य को। स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में और गरिमापूर्ण मानव जीवन के बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो या छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप अमान्य करने में सुझाव देता है। कह रहे कि मनुष्य का जो गरिमापूर्ण जीवन जिए बहुत अच्छा हो, वैध हो, इसके लिए कुछ ऐसे खास प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है और प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को हानि भी होती है, कुछ गंभीर हानि भी हो सकती है। लेकिन मिल का मानना है कि छोटी मोटी यदि हानि होनी है तो एक सामाजिक रूप से भी उसको मतलब अमान्य करके उसको सुझाव दे देना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासी जो लोग हैं उनके सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। यानी उनके द्वारा यदि असहमति जताई जाती है तो उस व्यक्ति को वो संगीत बंद कर देना चाहिए, इतना मानकर उनको स्वीकार लेना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति को औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में यदि संगीत सुनता है, चाहे तो वो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने में, सोने में, अपना संगीत सुन करने में के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। यानी अर्थ ये हुआ कि यदि कोई इस प्रकार से कोई ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है तो सारे मिलकर उनको उस बात को समझाएं और उसको एक समाज के द्वारा या सभी सामूहिक रूप से उसको अपनी बात रखकर उनको मनाना चाहिए। ऐसे कानून का सहारा नहीं ले, लेकिन वो फिर भी दूसरों को ऐसे कष्ट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो ऐसा न करे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों और कार्यों तक करने की ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरा में डाले या उनके प्रति नफरत जहर फैलाए। घृणा का प्रचार, गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे घृणा का प्रचार करें, ऐसी गंभीर क्षति पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों पर ऐसी प्रतिबंध हो सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ध्यान रखते हुए इस पर प्रतिबंध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने वाली चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगा देनी चाहिए। यथासंभव उसकी जो सभा आयोजित करने होती है उसके अधिकारों में कटौती कर देनी चाहिए। ऐसे कुछ सामान्य प्रतिबंध लगाकर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो और उनके तर्क की कसौटी पर कसे जा सकते हैं। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरिक्त हो और न ही असंतुलित हो, क्योंकि ये समाज की स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालता है। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी आदत जो होती है वो खतरे में डाल देती है। कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान के अंदर समय समय पर ऐसी न्यायोचित बातें हुई है कि भाई सामान्य प्रतिबंधों के माध्यम से व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया जाता है और उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे समुचित और ऐसे कसौटी पर कसे जा सके ऐसे प्रतिबंध नहीं हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखे और समाज की यदि इसके अंदर ऐसा कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है तो समाज भी असंतुलित होता है और उसकी सामान्य दशा जो होती है उस पर असर डालती है। और ऐसे प्रतिबंध लगाने की जो आदत हुई है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत व्यक्ति और समाज को खतरे में
व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं। परिधानों पर प्रतिबंध का मुद्दा। यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तो नीचे दी गई उन स्थितियों को हम देख सकते हैं खास प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जैसे माओ के शासन में चीन के अंदर जो माओ सूट पहनना ऐसा एक प्रतिबंध था, ऐसा मानना था। मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ जो फतवा जारी किया गया था उसके पहनाव को लेकर, तो उनका मानना था कि महिलाओं के लिए तय किया गया है कि ऐसा वेश होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो प्रतिबंध, सामान्य प्रतिबंध लगाया, फतवा जारी किया। ऐसे ही क्रिकेट टेस्ट मैच में हम देखते हैं कि सभी खिलाड़ी सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, तो वो एक तरह का उनके लिए प्रतिबंध है, सामान्य प्रतिबंध। छात्र छात्राओं को विद्यालय वेश में रहना पड़ता है, तो ये सामान्य प्रतिबंध होते हैं। वाद विवाद, मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित या केवल कुछ में ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है, यानी मनमाने परिधानों पर यदि कोई सभी प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं तो वह कब स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसा मामला बन जाता है पता नहीं लगता। इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है? क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए? क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई क्या पहने, क्या खेलते समय क्या पहने? ये सब नियम तय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ICC उपयुक्त संस्था है, वह करती है। इसलिए संबंधित किसको ये अधिकार होता है यह भी तय हो। क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण होता है, यानी प्रतिबंध से किसी को आरोपी बनाना अन्यायपूर्ण है? क्या ये कई तरीकों से व्यक्ति की अभिव्यक्ति को कम करते हैं? ऐसे सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। आरोप को स्वीकार करने के लिए क्या परिणाम क्या होते हैं? क्या माओवादी चीन में सभी लोगों के एक जैसे कपड़े पहनने में समाज में गरीबी कम हो गई? यानी ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं इसके कारण से क्या कुछ परिवर्तन होते हैं? इन सभी परिवर्तनों को भी समझने की आवश्यकता रहती है, उनके परिणाम को जानने की आवश्यकता रहती है। अगर महिलाएं ऐसे कपड़े न पहन सके जिनमें वह पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए, तो क्या यह माना जाए कि खेल में सहभागिता से वंचित की जा सकती है? मतलब उनको जब फतवा जारी किया गया और वो कपड़े पहनने पर उनके प्रतिबंध था, तो ऐसे बताते हैं कि भाई जो खेल में उनको जो संघर्ष करना पड़ता वो नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या वो खेल से सहभागिता से बाहर हो? अगर क्रिकेट खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहने तो क्या इससे खेल प्रभावित होगा? ऐसी सारी बातें और परिणामों को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिबंधों की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमने स्वतंत्रता के अंदर विभिन्न प्रतिबंधों के बारे में अध्ययन किया है। हमारे लिए कुछ प्रश्न हैं, इन अभ्यास प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में कीजिए। नमस्कार।